भाग्यवान, सीने में बहुत दर्द है, थोड़ा पानी दे दे, गले में कांटे चुभ रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, माया और छाया, जिनकी उम्र 6 वर्ष थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद किसान माधव ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी कमला से एक नेत्रहीन लड़की पैदा हुई, जिसका नाम काव्या था। वो सौतेली मां उन दोनों बेटियों से बहुत अधिक घृणा करती थी। वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। भाग्यवान, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे खेतों की जुताई करनी है, लेकिन हमारे पास तो बैल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक उपाय है। भाग्यवान, कैसा उपाय? जल्दी बताओ। उधर खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है। ये दोनों लड़कियां किस दिन काम आएंगी? आप इन दोनों लड़कियों को ही हल के बैल के स्थान पर लगा दीजिए। माधव अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पत्नी के क्रोध से डरता था। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता तो है ना? मैं जितना कह रही हूँ बस आप उतना करो, वरना फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माया, तुम अपनी छोटी बहन को साथ में लेकर जाओ और फावड़े से सारा खेत जोत दो। थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। ठीक है पिताजी। लेकिन दीदी, हम इतनी तेज बारिश में खेत की जुताई कैसे कर पाएंगे? बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद वो तीनों फावड़ा लेकर बारिश में ही खेत की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद खेत पहुंचकर दोनों बहनें और माधव खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे दोपहर तक बारिश पूरी तरह से रुक गई। फिर कमला उन तीनों के लिए खाने को सूखी रोटी और प्याज लाई। अजी, मैं आप सबके लिए ये थोड़ी रोटियां लाई हूँ, आप इन रोटियों को खाकर फिर काम करना। है भाग्यवान, आओ बच्चों, तुम्हारी माँ तुम सबके लिए रोटियां लाई है, इन्हें खाकर फिर से काम पर लग जाना। कमला ने माधव के लिए 3 रोटियां और दोनों सौतेली बेटियों के लिए 1-1 रोटी लाई थी। फिर भी सब अपने अपने हिस्से की रोटियां खाकर दोबारा काम पर लग गए। शाम तक वो दोनों खेतों में काम करके अपनी कुटिया लौट आए। प्रिय, दिन भर खेतों का काम करके थकावट हो गई है। तुम मेरे लिए थोड़ा पानी और रात के खाने का इंतजाम करो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, थोड़ा रुकिए। काव्या बेटी, तुम अपने पिता के लिए थोड़ा पानी लाओ, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। काव्या अपने पिता के लिए पानी लेने जाती है। वैसे तो काव्या जन्म से ही नेत्रहीन थी, लेकिन काव्या बिना कुछ देखे ही सारी चीजों का अंदाजा लगा लेती थी। थोड़ी देर बाद काव्या एक गिलास पानी लेकर आई। फिर माधव ने पानी पिया। वाह बेटी, ये पानी तो बहुत ठंडा था। तुम्हें इतना ठंडा पानी कहाँ से मिला? दरअसल पिताजी, पड़ोस की काकी ने आज सुबह ही हमें एक मटका दिया है, बस मैं ये पानी उसी मटके से लाई हूँ। जो से बातें बाद में करिएगा, उससे पहले आकर खाना खा लीजिए। ठीक है भाग्यवान, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। चलो बच्चों, हमारे खाने का समय हो चुका है। माधव ने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे 3 रोटियां दी हैं और अपनी सौतेली बेटियों को 1-1 रोटी दी है। ये सब देखकर माधव मन ही मन सोचने लगा। अजी, लगता है घर में कोई बिल्ली घुस आई है, मैं अभी उसे भगा कर आती हूँ, तब तक आप खाना खाइए। कमला बिल्ली को भगाने वहां से चली जाती है। माधव ने अपनी बेटी माया को 1 रोटी दी और कहा, बेटी, इस 1 रोटी में तुम दोनों आपस में आधी आधी बांटकर खा लेना। बेटी, अभी तो मेरे पास 2 रोटियां हैं, मैं उन्हें खा लूंगा, तुम दोनों उसकी चिंता मत करो। दोनों ने आपस में आधी आधी रोटियां बांटकर खा ली। भाग्यवान, अभी खेत में थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसीलिए हम तीनों जा रहे हैं खेत में काम करने। थोड़ी देर में काम करके लौट आएंगे। उसके बाद वो तीनों साथ में खेत की ओर काम करने के लिए निकल पड़े। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। माँ, आपको पता है, कल रात जब आप बिल्ली भगाने के लिए गई हुई थी, तभी पिताश्री ने माया और छाया को अपने हिस्से की 1 रोटी दे दी थी, ताकि वो दोनों आपस में आधा आधा बांटकर खा सके।
अच्छा बेटी, ऐसी बात है। फिर तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। वैसे काव्या बेटी, तुम तो कुछ देख नहीं सकती, फिर तुमको ये सब कैसे पता चला? माँ, मैं भले ही इस दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। काव्या की बात सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आया। फिर आज रात कमला ने अपने पति को 2 रोटी और सौतेली बेटी को 1 रोटी खाने को दी। भाग्यवान, घर का दरवाजा खुला हुआ है, तुम जाओ और उसे बंद करके आओ, क्योंकि रात में ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ते। माधव ने अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कुछ पल के लिए वहां से हटा दिया। फिर माधव आज भी अपने हिस्से की 2 रोटियों में से 1-1 रोटी उन दोनों को दे देता है और स्वयं भूखे पेट ही रह जाता है। अगली सुबह होते ही काव्या ने अपनी माँ को आज भी सारी सच्चाई बताई। इतना कहकर माधव खेत की ओर निकल पड़ा। इतना कुछ कहने के बाद भी वो दोनों अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती थी। फिर वो दोनों अपने अपने काम की तरफ निकल पड़ी। उसके बाद आज रात कमला ने किसी को 1 भी रोटी नहीं दी। अगली सुबह होते ही माधव ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ बेटियों, तुम्हारी सौतेली माँ तुम दोनों पर बहुत जुल्म करती है। कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर लेना। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। अपने पिता की बात सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर वो दोनों बहनें चली जाती हैं और पूरे रास्ते आवाज लगाती जाती हैं, कोई हमें रख लो, कोई हमें रख लो, लेकिन उन्हें कोई नहीं रखता। फिर वो दोनों भटकते हुए जंगल पहुंचती हैं। जंगल में एक बूढ़ी माँ यानी दादी मिलती है। बेटी, तुम दोनों अकेले इस घने जंगल में कहाँ घूम रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी सौतेली माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब हम दोनों बस यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप हमें अपने पास रख सकती है? हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। मैं अकेली ही इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। मेरा बेटा और पति गुजर गए हैं। तुम दोनों मेरे पास रह जाओ। मेरे पास कुछ बकरियां हैं। तुम दोनों में से 1 बकरी चरा लेना और 1 घर का काम कर लेना। हाँ ठीक है अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो दोनों बहनें बूढ़ी माँ के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। अम्मा, मैं जा रही हूँ बकरियों को जंगल में चराने। शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन जंगल में थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि जंगली जानवर दिन पर दिन खूंखार होते जा रहे हैं। इतना कहकर छाया बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन माया कुटिया के बाहर साफ सफाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी यानी सेठ धनराज इस रास्ते से गुजर रहा था। बेटी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और इस घने जंगल में कहीं पानी नहीं मिलने वाला। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं काका। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी अंदर से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। व्यापारी ने देखा कि माया गरीबों जैसे फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद माया व्यापारी के लिए पानी लेकर आई। व्यापारी ने बड़े ही प्रेम से पानी पिया। उतने में ही बूढ़ी माँ वहां पहुंची। उसके बाद व्यापारी कहने लगा, बूढ़ी माँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे पास धन दौलत सारी चीजें हैं, लेकिन कमी है तो बस एक संतान की। मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस लड़की को अपने साथ ले जाने दोगी तो मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, ये दोनों बहनें कुछ समय पहले ही मेरे पास आई थी। इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। ठीक है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे पास ये मुझसे ज्यादा सुखी रहेगी। लेकिन जंगल में इसकी छोटी बहन मिलेगी जो बकरियां चरा रही होगी। तुम उससे पूछ लेना। ठीक है बूढ़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इसकी बहन से पूछ लूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो चलो जंगल से तुम्हारी बहन को भी साथ ले चलेंगे। सेठ धनराज माया को लेकर अपने साथ जाने लगा, लेकिन उसकी बहन छाया को साथ नहीं लिया। काका, आप मेरी बहन को क्यों नहीं लेकर आए? बेटी, तुम 1-2 दिन यहाँ रहो, उसके बाद मैं तुम्हारी बहन को भी ले आऊंगा। देखना, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा।
राज माया को लेकर अपने घर पहुंच गया। अरे ओ रुक्मणी, जल्दी आओ, ये देखो आज मैं किसे घर लाया हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों घर आते ही सांड की तरह चिल्लाने लगे? अच्छा ठीक है, रुकी आती हूँ। अरे अरे, आप ये किसी भिखारी का बच्चा साथ में उठा लाए हो? जरा देखो तो इसके कपड़े कितने फटी पुराने और गंदे हैं। हमारे पास तो एक भी संतान नहीं है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपनी पुत्री के रूप में घर ले चलूं। रुक्मणी, आज मैं पड़ोसी राज्य से जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे बहुत गरीब बूढ़ी माँ मिली। मैं इस लड़की को उन्हीं के पास से लाया हूँ। अब तुम ज्यादा बातें मत करो, आज से ये हमारी बेटी है और हम इसके माता पिता हैं। रुक्मणी स्वभाव की कठोर थी। उसने सोचा कि अब घर का सारा काम ये लड़की करेगी। अरे लड़की, तुम इस घर में आकर अपने आप को मालकिन मत समझना। ये तो हम लोगों का बड़प्पन है जो तुम जैसी भिखारन को अपने घर में रखे हैं। अब देखना बंद करो, और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जल्दी से जाकर उनकी धुलाई करो। माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ और थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर बाद धुल दूंगी। अरे इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? जल्दी जाकर कपड़ों की धुलाई कर, वरना तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगे। माया डर गई और कपड़े धोने लगी। रुक्मणी उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन माया काम करते करते थक गई। हे भगवान, सुबह से काम करते करते कमर टूट गई। इससे अच्छा था कि मैं इस घर में ना आती। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। माया उस घर से भाग गई और एक गांव की चौपाल पर बैठ गई। तभी वहां महाराज विक्रम आए। बेटी, तुम दुखी क्यों बैठी हो? मुझे कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं। हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। माया ने महाराज को सारी सच्चाई बताई। महाराज का दिल पिघल गया। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम मेरे साथ महल चलो। मेरी एक बेटी है, राजकुमारी ईशा। तुम दासी बनकर उसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें धन और आश्रय दूंगा। महाराज माया को ले गए। उधर छाया जंगल से लौटी। अम्मा, मैं बकरियां चराकर आ गई। माया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस व्यापारी के साथ नहीं गई क्या? वही व्यापारी जिसने तुम्हारी बड़ी बहन का पालन पोषण करने के लिए अपने साथ लेकर गया? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बहन को कोई व्यापारी अपने साथ ले गया, लेकिन आपने उसे क्यों जाने दिया? अपनी बहन के जाने से छाया बहुत दुखी हुई। फिर वो रोने लगी। वहीं दूसरी ओर माया भी अपनी बहन से बिछुड़ने के बाद दुखी रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनें बड़ी हो गईं। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थी। फिर एक दिन, बेटी, लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे मरने के बाद तुम चिंता मत करना। आपको कुछ नहीं होगा। अम्मा, उठिए ना। आपने आंखें क्यों बंद कर दी और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कि इतना कहते ही बूढ़ी माँ की आंखें बंद हो गईं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब छाया समझ चुकी थी कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद छाया फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी अम्मा के जाने के दुख में ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद छाया ने अपनी जीविका चलाने के लिए चूड़ी बेचने का काम शुरू किया। अगली सुबह होते ही छाया अपनी चूड़ियां लेकर पड़ोस के राज्य में पहुंची। चूड़ियां ले लो, बिल्कुल मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियां। चाची, बस 10 आने में 2 दर्जन रंग बिरंगी चूड़ियां। आपको लेनी है क्या? ठीक है, चलो चाची, कोई बात नहीं, आप 8 आने दे देना। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। राजकुमारी ईशा ने आवाज सुनी। दासी, लगता है राज्य में कोई नई चूड़ी वाली आई है, उसे बुला कर लाओ। जी राजकुमारी, मैं अभी बुलाती हूँ। माया, जो अब दासी थी, बाहर गई। अरे ओ चूड़ी वाली बहन, हमारी राजकुमारी तुमसे चूड़ियां लेना चाहती है। हाँ हाँ जरूर बहन, चलो चलते हैं। माया अपनी ही बहन छाया को महल ले आई, पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना क्योंकि वे बचपन में बिछड़ी थीं। चूड़ी वाली, मुझे ये नीले रंग वाली 5 दर्जन चूड़ियां दे दो। ठीक है राजकुमारी। छाया पैसे लेकर चली गई।
रास्ते में उसे एक जादुई कोयल मिली। छाया, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारी बहन माया तुमसे बिछड़ गई है। हाँ जादुई पक्षी, क्या तुम मेरी बहन को मुझसे मिला सकते हो? हाँ, याद करो, तुम्हारी बहन के बाएं हाथ पर एक जन्म चिन्ह था। कल फिर उसी महल में चूड़ियां बेचने जाना। अगली सुबह छाया फिर महल पहुंची। राजकुमारी ईशा ने उसे फिर बुलाया। चूड़ी वाली, कल वाली चूड़ियां पसंद नहीं आई, मुझे वो लाल वाली चूड़ियां दे दो। ठीक है राजकुमारी। माया, तुम राजकोष से 10 आने लाकर इसे दे दो। माया जब पैसे देने आई तो छाया ने माया के हाथ पर वो जन्म चिन्ह देखा। छाया रोने लगी। अरे मेरी प्यारी बहन माया, तुम इतने वर्षों से इस राजमहल में थी, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। अरे मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम मेरी ही बहन हो माया। देखो, तुम्हारे हाथ पर वही जन्म चिन्ह है जो बचपन में था। तुम्हें एक व्यापारी लेकर गया था ना? व्यापारी वाली बात सुनकर माया को सब याद आ गया। मैं आपसे बिछड़ने के बाद हर समय आपको याद करती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। दोनों बहनें एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थीं। माया और छाया के मिलन के बाद राजमहल में खुशी का माहौल था। महाराज विक्रम ने दोनों बहनों के प्रेम को देखकर उन्हें राज्य की सीमा पर स्थित एक सुंदर हवेली और कुछ भूमि उपहार में दी। दोनों बहनें अब सुरक्षित थीं, लेकिन उनके मन में अपने वृद्ध पिता माधव की चिंता बनी हुई थी। छाया, आज हमारे पास सब कुछ है, धन, रहने को घर और महाराज का संरक्षण। लेकिन क्या तुझे पिताजी की याद नहीं आती? न जाने वो उस निर्दयी माँ के साथ किस हाल में होंगे। दीदी, मैं भी हर पल यही सोचती हूँ। माँ ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, पर पिताजी ने हमेशा अपने हिस्से की रोटी हमें दी। हमें गांव जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। दोनों बहनों ने साधारण वेश बदला और अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ी। जब वे अपनी पुरानी कुटिया के बाहर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। कुटिया टूट चुकी थी और माधव बाहर एक फटे बोरे पर लेटे हुए थे। अरे ओ बुड्ढे, कितनी बार कहा है कि ये खांसना बंद कर। मेरी बेटी काव्या सो रही है। तेरी इस घर घर की आवाज से उसकी नींद खराब होती है। भाग्यवान, सीने में बहुत दर्द है, थोड़ा पानी दे दे, गले में कांटे चुभ रहे हैं। माँ, पिताजी को पानी मत देना, ये बस बहाना कर रहे हैं ताकि इन्हें काम ना करना पड़े। मैंने महसूस किया है जब आप पास नहीं होती तो ये ठीक रहते हैं। ये सुनकर माया और छाया से रहा नहीं गया। वे दोनों आंगन में दाखिल हुईं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक बीमार और लाचार इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? अरे तुम दोनों सुंदर छोकरियां कौन हो और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? चलो निकलो यहाँ से। रुको माँ, इनके चलने की आहट, इनके कपड़ों की खुशबू। माँ, ये कोई अजनबी नहीं है, ये वही माया और छाया है जिन्हें आपने घर से निकाला था। क्या तुम दोनों? तुम तो मर गई होगी, फिर ये रेशमी कपड़े और ये जेवर कहाँ से आए? क्या तुमने कहीं चोरी की है? माँ, हम चोरी नहीं, अपनी मेहनत और किस्मत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं बल्कि अपने पिताजी को लेने आए हैं। माया, छाया, क्या ये मेरी ही बेटियां हैं? ईश्वर, क्या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं पिताजी, हम सच में आ गए हैं। अब आप इस नर्क में और नहीं रहेंगे। ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन मुफ्त में नहीं। इस बुढ़े को पालने का खर्चा कौन देगा और मेरी काव्या का क्या होगा?
छाया ने अपनी पोटली से सोने की मोहरों की एक थैली निकाली और कमला के सामने फेंक दी। ये लीजिए माँ, इसमें इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अब हमारे पिता को आजाद कर दीजिए। लालची कमला ने झपट कर रुपयों की थैली उठा ली, लेकिन तभी काव्या, जो अब तक खामोश थी, फूट फूट कर रोने लगी। नहीं माँ, मत छुओ इन पैसों को। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। दीदी मुझे माफ कर दो। माँ ने मुझे केवल नफरत सिखाई, लेकिन आज जब आप पिताजी को बचाने आई हो तो मुझे समझ आया कि परिवार क्या होता है। काव्या, तू छोटी है। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो हमारे साथ चल, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। माया, छाया, माधव और काव्या उस गांव को छोड़कर तालाब किनारे वाली अपनी हवेली में आ गए। कमला अकेलेपन और लालच की आग में जलती रह गई।